हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का ये एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में ये आया है। इसमें बात हो रही है अरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो अरेस्ट जो पुलिस करती है उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं, है ना। हर कोई किसी को, जो पुलिस है हर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना वजह। तो ये ही पूरा इस पर डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन के लास्ट में हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। डेली आपके ऐसे मेंस की तैयारी भी होती जाएगी। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है तो अगर आप ऑफलाइन लगवाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दें और हम आप लोगों को कहीं के ग्रुप में ऐड कर देंगे टेलीग्राम पर, जहां ये पेपर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक चीज़ें। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे मेन चीज़ होती है हर चीज़ की डेफिनेशन और मीनिंग पता होना चाहिए। वो हम आंसर्स के इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो अरेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? अरेस्ट का मतलब होता है लॉफुल रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझ रहे हैं ये चीज़ आप? ये पूरी डेफिनेशन है जो आप मेंस के आंसर में क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि कानूनी तौर पर किसी को बाधित करना, रोकना ही अरेस्ट कहलाता है। जनरली टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, सिक्योर प्रेजेंस बिफोर कोर्ट। तो इसके पर्पस क्या होते हैं? जनरली पर्पस ये होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही चले, पहली चीज़। दूसरा है आगे कोई वो क्राइम ना करे, जो पर्सन है उसको अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि वो आगे और कोई क्राइम ना करे। और तीसरी चीज़ है कि वो कोर्ट के सामने पेश होने के लिए रहे। ऐसा ना हो कि वो भाग जाए, कहीं कंट्री से बाहर चला जाए, देश से बाहर चला जाए। तो ये इसके पर्पस होते हैं अरेस्ट के। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इतना सेंसिटिव क्यों है? अरेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनली इतना सेंसिटिव क्यों है? सबसे पहले क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है एक राइट। आर्टिकल 21 के अंदर हमारा संविधान हमको देता है कि आपके पास पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है? आप अपने तौर पर, अपने लेवल पर आप फ्री हैं एकदम, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। आप बस दूसरे की लिबर्टी हार्म ना करें, दूसरे की फ्रीडम को आप ना ही वायलेट करें, तो आप अपने लेवल पर पूरे फ्री हैं। ये आर्टिकल 21 में हमें मिलती है पर्सनल लिबर्टी। इसी वजह से स्टेट की जो पावर है बहुत कॉन्स्ट्रेन हो जाती है हमको अरेस्ट करने के लिए। जनरल सिटीजन्स को वो बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते या डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट है। ये मौलिक अधिकार है कि हमारी पर्सनल स्पेस में हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन स्टेट को क्या मेंटेन करना होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। कोई गलत लोग भी रहते हैं, क्रिमिनल्स भी रहते हैं, उनको तो पकड़ना पड़ेगा, तब नहीं तो वो समाज में पूरा गंदगी फैलाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे। तो उसके लिए ही स्टेट के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट करे लोगों को। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होता है स्टेट को कि लोगों की ज़िंदगी, लाइफ, उनकी लिबर्टी मतलब फ्रीडम, और डिग्निटी मतलब उनकी इज्जत एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमें डिग्निटी मिलती है वो मेंटेन रहे। ये चीज़ समझ में आ गई है यहाँ पर। और आर्टिकल 22 भी है जो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है लोगों को, सिटीजन्स को, जो एक सेफगार्ड देता है, मौका देता है कि अगर उन्हें कोई अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर अरेस्ट कर रहा है तो वो सबसे पहले ग्राउंड्स बताए, कारण बताए कि क्यों अरेस्ट हो रहा है कोई पर्सन। जैसे अगर पुलिस आज मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहले बताएगी कि हम आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना बताए वो हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है यह जानना कि हम अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, हमने गलती क्या की है। सेकेंड, हमें एक कंसल्ट करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर मिले, लॉयर, एडवोकेट। ये जो लीगल प्रैक्टिशनर है, मतलब जो लॉयर्स रहते हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स कहलाते हैं, ये हमें मिलें जिनसे हम सलाह ले सकें कि पुलिस ने हमें इस केस में अरेस्ट किया है, तब हम क्या करें बताओ। तो ये भी हमारा एक राइट होता है, अधिकार होता है। समझ गए ये चीज़? अच्छा, कोई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि क्योंकि वकील क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, फ़ीस लेते हैं। जब कोई लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर लीगल प्रैक्टिशनर को, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड देने की बात करी है कि सरकार खुद वो लीगल प्रैक्टिशनर देगी ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है एडवोकेट करने का। अगर आप उनको अरेस्ट कर लेते हो तो खुद सरकार आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर देगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और क्या राइट है हमारे पास? एक और राइट है कि 24 घंटे तक वो हमको रख सकते हैं पुलिस वाले, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो उनको हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है
तो वो उसको बहुत दिनों तक नहीं रख सकता है, सिर्फ 24 घंटे तक वो पुलिस उसको अरेस्ट करके रख सकती है, नहीं तो फिर उसे कोर्ट ले जाना पड़ता है जो पर्सन को उसने अरेस्ट किया है। फिर कोर्ट अगर बोलेगा कि इसको आगे कंटिन्यू अरेस्ट करना है कि नहीं रखना है, और अगर इसे छोड़ना है तो छोड़ने का बोल देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, कोई पर्सन एक पुलिस स्टेशन में बंद है, तो वो इल्लीगल है। पुलिस वालों को 24 घंटे के भीतर या तो उसे कोर्ट ले जाना होता है या उन्हें छोड़ देना होता है, ये चीज़ हमारा राइट है। देन उसके बाद 24 घंटे के बाद जो है वो सिर्फ तभी रख सकते हैं जब वो मजिस्ट्रेट बोले कि हाँ इसको आप डिटेन करके रखो। समझ में आई ये चीज़ यहाँ पर? तो ये 4 राइट्स हैं हमारे पास जो कि आर्टिकल 22 में है। ये पॉलिटी का पार्ट है, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर ही ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो ओवरऑल टॉपिक चल रहा है इसका कोर प्रिंसिपल, कोर बात क्या है कि स्टेट के पास तो पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अरेस्ट कर ले। बेवजह बेबुनियाद बातों पर अरेस्ट नहीं कर सकता है स्टेट। स्टेट के पास ये पावर तो है क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। क्लियर हुई ये बात यहाँ पर? तो बैलेंस बनाना रहता है रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। तो इंश्योर दैट स्टेट कैन अरेस्ट बट ओनली विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। रूल ऑफ लॉ तो मेंटेन करना पड़ेगा, कोई गलत कर रहा है तो उसको अरेस्ट तो करना पड़ेगा, बट लिमिट्स हैं यहाँ पर। क्लियर बात हुई यहाँ पर? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो आप एक बार, अभी इंडिपेंडेंस डे है, कल 15 अगस्त है। हमने इंडिपेंडेंस डे में एक ऑफ़र निकाला है कि आपको 3000 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी यूपीएससी ओलंपियाड की। ये भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है इंदौर में भंवरकुआ पर, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आपको 60 टेस्ट मिलेंगे जीएस के, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, और 20 टेस्ट मिलेंगे सीसेट के। ऑफलाइन आप यहाँ देने आ सकते हैं विथ OMR, प्रॉपर आपका टेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप भी ज्वाइन करो और अपने दोस्तों में भी ये चीज़ शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देन इसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अगर अब ये एक राइट है आर्टिकल 22 के अंदर, हमने अब भी देखा, याद है कि नहीं? अब भी देखा हमने आर्टिकल 22 के अंदर ये ग्राउंड है, मतलब ये कि हमारे पास राइट है कि हमें ग्राउंड्स बताना होगा, हमें पता होनी चाहिए कि हम क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, कारण पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये आर्टिकल जो आया था द हिंदू में, उसका मेन सेंट्रल फोकस यही है कि किसी को कारण बताना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपने कुछ किया है। ये कुछ अरेस्ट के ग्राउंड्स नहीं होते हैं, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि क्या कारण है, कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जा रही है, कब तक आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। तो अंडरस्टैंड द एलिगेशन, सबसे पहले जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो उसको आपको समझाना है कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। फिर उसको आप लॉयर के पास बात करवाओ, लॉयर उसका होना चाहिए उसके साथ, फिर चैलेंज कर सके वो उस अरेस्ट को, ये उसको मौका देना है आपको, है ना, ये चीज़ है। और एप्रोप्रिएट रिलीफ जो भी एक मौका उसको देना है वो देना चाहिए। ये सब मिलाकर ही ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में आता है, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को यहाँ पर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा गया है कोर्ट ने। अभी जो रिसेंट ये जो आया है, ये जो आर्टिकल, ये रिसेंट जजमेंट जो है बिहान कुमार केस, इसके ऊपर ही है ये कुल मिलाकर। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि ग्राउंड्स जो आप बताते हो किसी को अरेस्ट करते टाइम, उसका सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उनको, आपको ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, मीनिंगफुल ग्राउंड्स कहलाएंगे। समझ में आई ये चीज़? स्टेट डिप्राइविंग दैम ऑफ लिबर्टी, तो स्टेट किसी की लिबर्टी छीन रहा है, उसका राइट छीन रहा है। आर्टिकल 21 में हमारे पास क्या है? पर्सनल लिबर्टी है। अगर ये कोई छीन रहा है तो प्रॉपर ग्राउंड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ही एक प्रॉपर ग्राउंड कहलाती हैं। समझ में आई चीज़? ये वाला जजमेंट आपको याद रखना है, बिहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अभी 2025 का जजमेंट है। इसमें कोर्ट क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू नो द ग्राउंड्स, इट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा क्या है? संविधानिक अधिकार है और फंडामेंटल राइट भी है कि हमें पता हो कि कौन से ग्राउंड्स पर किस कारण पर हमें अरेस्ट किया जा रहा है। समझ में आई ये चीज़? अगर ये चीज़ नहीं कम्युनिकेट की जाएगी प्रॉपरली तो फिर वो जो अरेस्ट है वो इलीगल है। ये चीज़ समझ में आई? दूसरी बात, आप सिर्फ रिलेटिव्स को बता दिया या फिर आपने सिर्फ अरेस्ट मेमो दे दिया। अरेस्ट मेमो क्या होता है? एक चिट्ठी रहती है जस्ट कि हमने आपको दे दिया, अब हम आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। या आपने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया और उसके घर वालों को बता दिया हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। आपको उसी पर्सन को समझाना पड़ेगा कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज़ें? तो ये यहाँ पर ब्रॉड कर दिया है ग्राउंड्स को। अब इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स हैं BNS में, ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि ये आर्टिकल 22 और 21 तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी ही है। 21 है ये, साथ में ही ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है ना, जो BNSS है, ये 2023 में बने थे। इसके कुछ सेक्शंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। पहला क्या है? सेक्शन 47,
इसमें बताते हैं कि पर्सन जो है उसको सारे ग्राउंड्स बताने हैं और अगर हो सके तो उसको वेल भी प्रोवाइड करनी है। अगर उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो नॉन वेलेबल है, जिसमें वेल मिल सकती है, तो उसको उसमें वेल दे देना है और उसके सारे ग्राउंड्स बताने हैं कि किस ग्राउंड पे हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर सेक्शन 48 में क्या है कि अगर उसको नहीं बता पा रहे हो तो उसके कोई रिलेटिव या फ्रेंड को बताओ। फिर अगर आप उसको नहीं बता पा रहे हैं ग्राउंड सारे, तो आपको उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो रिलेटिव को भी इन्फॉर्म करना है यहाँ पर डिटेंशन के बारे में, फ्रेंड्स को, अगर रिलेटिव नहीं मिल रहे तो फ्रेंड्स को। फिर है सेक्शन 58, यहाँ पर है कि आप सिर्फ 24 घंटे रख सकते हो उसको अपने साथ, पुलिस वाले जो हैं अपने स्टेशन में सिर्फ 24 घंटे रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट के पास आप नहीं ले जाते 24 घंटे के अंदर तो फिर आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। बाकी मजिस्ट्रेट बताएगा कि आगे उसको डिटेन करके रखना है या नहीं रखना है। ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 22 में भी है। मैं बार बार इन चीज़ों को लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको याद कर लो, यहीं के यहीं बात के लिए कुछ मत छोड़ो। और ये सेक्शन 58 भी है BNSS 2023 का, सिंपल है ये चीज़। तो ये यहाँ पर देखो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि फैमिली को इन्फॉर्म करना, सारे ग्राउंड्स अरेस्ट का ग्राउंड नहीं होता है कि हमने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, आपको नहीं कर पाए तो कुछ चल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पर्सन को भी बताना ही पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़ है। यहाँ पर आगे देखते हैं। अरेस्ट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। अरेस्ट करना एकदम ऑटोमेटिक नहीं है कि यार किसी ने कुछ क्राइम किया और उसको सीधा जाके अरेस्ट कर लिया पुलिस, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे की प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आप पे FIR होती है या एलिगेशंस लगते हैं। FIR होगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी कि हाँ कौन पर्सन है, किसने क्राइम किया, फिर आप उसको अरेस्ट करेंगे। बिना FIR के अरेस्ट नहीं होते हैं। बहुत अलग केस रहते हैं जो स्पेशल केस होते हैं जिनमें आप बिना FIR के अरेस्ट कर सकते हैं, बट FIR होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर अरेस्ट होता है, उसको लीगली जस्टिफाइड अरेस्ट बोलते हैं। समझ में आई ये चीज़। तो अरेस्ट करना कोई रूटीन काम नहीं रहना चाहिए, है ना, कि जब मन करा या हर दिन ही अरेस्ट कर रहे हैं आप किसी को भी। अरेस्ट करना बहुत ही स्पेशल केस हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि आप अरेस्ट ऐसे रूटीन बेसिस पे मत करो हर किसी को। आप ध्यान रखो, अरेस्ट करना जब बहुत ज़रूरी हो तभी अरेस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं हम। अरेस्ट और डिटेंशन दोनों शब्द ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है आप उसको लॉफुली उसकी लिबर्टी छीन रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पकड़ के रख रहे हो तभी उसकी लिबर्टी जाती है। कई बार आप किसी इनडायरेक्ट वे में भी आप किसी की लिबर्टी छीन सकते हो। आप उसे देख रहे हो, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसका पीछा कर रहे हो, है ना, तो इससे भी उसकी लिबर्टी जाएगी, तो वो भी अरेस्ट रहता है। अरेस्ट बहुत सारे टाइप का हो सकता है, सिर्फ फिजिकल अरेस्ट ही अरेस्ट नहीं होता है। आप डिजिटल अरेस्ट भी, आजकल बहुत चल रहा था ये डिजिटल अरेस्ट, बट डिजिटल अरेस्ट होता है, मेंटल अरेस्ट होता है, फिजिकल अरेस्ट होता है। तो अरेस्ट मतलब सिर्फ आप उसकी लिबर्टी छीन रहे हो, बस इतना होता है, वो भी लीगली। डिटेंशन का मतलब होता है कि जब आप किसी को कस्टडी में रख रहे हो, जेल में बंद करके रख रहे हो, आफ्टर द अरेस्ट, आपने अरेस्ट किया पहले, फिर आगे जो आप कंटिन्यू उसको जेल में डिटेन करके रख रहे हो। डिटेन मतलब रहता है रखना, है ना, तो बांध के रखना टाइप। तो ये फॉलोइंग अरेस्ट के बाद होता है डिटेन। समझ गए ये चीज़। ये जुडिशियल सेफगार्ड, जब मजिस्ट्रेट बोलता है कि हाँ इसको आप डिटेन कर सकते हो, तब ये डिटेन होता है, ठीक है। डिटेंशन मतलब जेल में बंद रखना, अरेस्ट मतलब लिबर्टी छीन लेना उसकी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अरेस्ट के बाद आता है डिटेंशन। डन यहाँ पर। अब ये वाला जो केस है, ये वाला केस और देख लो। ये केस इससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। इसमें अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2014 का केस है, पुराना केस है। इसमें बोला था कि 7 साल से कम सज़ा वाले जितने भी केस रहेंगे, जितने भी जुर्म रहेंगे, उनमें ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं रहेगा। इससे ऊपर वाले केस जो हैं, 7 साल से ज़्यादा सज़ा जिस केस में मिलती है, उन केसेस में आप ऑटोमेटिक अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 7 साल से कम वाले जो केसेस हैं उनमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। पहली चीज़ ये। और पुलिस को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी जब वो अरेस्ट कर रहा है। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि वो अरेस्ट कर रही है तो उसका रीज़न ये है कि आगे वो ऑफेंस ना करे, कोई पर्सन आगे और क्राइम नहीं करे, इसलिए रोक रही है, इसलिए अरेस्ट करना ज़रूरी है। या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है अरेस्ट करना, तो कर लो। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन एंड टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। कई बार पुलिस ये भी बोलती है ना कि हमने अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि हो सकता था ये अगर बाहर घूमता खुला तो फिर ये एविडेंस को मिटा सकता था, एविडेंस को घुमा सकता था, इसलिए भी अरेस्ट करना सही हो जाता है। प्रिवेंटिंग थ्रेट्स एंड इंड्यूसमेंट विटनेस। तो विटनेस जो हैं, जो उसके खिलाफ गवाही देंगे किसी पर्सन के, तो उनको वो डराया धमकाया, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया पहले ही। समझ है ये चीज़। और
प्रेजेंस ऑफ बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने पेश कर सकें इसलिए उसको अरेस्ट किया। तो ये रीजंस हो सकते हैं जिस बेसिस पर अरेस्ट आप करो तो वो लीगल अरेस्ट और लॉफुल अरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है। जुडिशियल सेफगार्ड क्या पहुंचाया यहाँ पर कि पहले पुलिस डिसीजन करती है अरेस्ट करने का, पुलिस ने डिसीजन ले लिया, फिर वो प्रॉपर रिकॉर्ड करेगी रीजंस और स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस पूरे की एफआईआर करेगी, फिर वो जाएगी वहाँ पर ग्राउंड्स कम्युनिकेट करेगी पर्सन से कि भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस करने के बाद उसको कहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 24 घंटे। ये किस सेक्शन में था BNSS के, कमेंट में बताओ, है ना। फिर मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है या फिर उसको छोड़ देना है, आगे उसका डिटेंशन कंटिन्यू करना है या उसे छोड़ देना है, तो ये मजिस्ट्रेट बताएगा। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन ये है इसकी सबके सबके पास लिबर्टी है। सबसे पहला क्या है, बेसिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सोसाइटी की, जो डिफ़ॉल्ट लॉ है वो क्या है कि सबके पास लिबर्टी है, लेकिन कभी कभी हमको वो लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जब हमें लीगली जस्टिफिकेशन और लीगली रिक्वायर्ड होगा तब, है ना। तो लिबर्टी सबके पास है बाय नेचुरल, लेकिन जब कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम उसकी लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन क्या है, पहले से क्या मान के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले से ये मान के रखता है कि सबके पास लिबर्टी है और उनका वो फंडामेंटल राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर। आगे देखते हैं, चलिए। यही 24 आवर रूल, जुडिशियल कंट्रोल, ये हम सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट बताएगा आगे करना है कि नहीं करना है अरेस्ट, है ना। BNS का सेक्शन 58 इस चीज़ को बताता है। जुडिशियल कंट्रोल क्यों मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल, देखो एक तो पुलिस है, पुलिस कौन है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और जुडिशरी फिर जो कोर्ट वगैरह हैं वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दो यहाँ पर लोग हैं जो कि साथ में काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। तो पुलिस ने अरेस्ट किया लेकिन डिसीजन देगा कौन, जुडिशरी, तो इससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनेगा। ओके, तो मजिस्ट्रेट इज नॉट मेयरली परफॉर्मिंग मैकेनिकल रिमांड, मतलब मजिस्ट्रेट का काम ये नहीं है कि पुलिस लेकर आई किसी बंदे को और बोला कि इसको हमने अरेस्ट किया है और इसको हमें और अरेस्ट करके रखना है, आप परमिशन दे दो, और वो परमिशन दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैकेनिकल रिमांड नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट का जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो लीगैलिटी चेक करे अरेस्ट की, फिर वो कंप्लाइंस देखे कि स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स मिले हैं कि नहीं, इस पर्सन को पुलिस ने पूरी चीज़ फॉलो करी है कि नहीं प्रोसेस, और नेसेसिटी है कि नहीं है उसको कंटिन्यू डिटेन करने की, है ना। ज़रूरी कई बार नहीं रहता, ज़रूरी पर्सन को आप अपने घर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डिटेंशन मत बढ़ाओ ज़बरदस्ती, तो ये चीज़ वो देखेगा। और रीजंस सप्लाइड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जो पुलिस वाले हैं वो अपने रीजंस देंगे कि हम इसको डिटेन क्यों करना चाहते हैं किसी को, तो वो सब सुने समझे फिर डिसीजन ले, ना कि मैकेनिकल रिमांड दे दे कि हाँ ठीक है आप एक काम करो, आप रिमांड पुलिस वालों को दे दी गई है ना, रिमांड दे देते हैं ना। तो ये मैकेनिकल रिमांड ना हो, वो प्रॉपर उसको एनालाइज करें। आर्टिकल 21 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 22 का पार्ट ए है, फिर आर्टिकल 22 का पार्ट बी है, पार्ट 2 है, और जुडिशियल रिव्यू जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्चर अगर हम देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है इंडियन जुडिशरी को, है ना। इसमें आर्टिकल 13 एक आ जाता है इंपॉर्टेंट, फिर आर्टिकल 32 है, फिर आर्टिकल 226 है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं इंडियन जुडिशरी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेटिक स्टेट मस्ट पजेस अ पावर टू अरेस्ट, पावर तो होनी चाहिए अरेस्ट करने की, स्टेट के पास पावर होनी चाहिए तब जाके वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताएगा हमको कि वो पावर को कैसे यूज़ करना है। पावर तो है बट उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ये कौन दिखाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताएगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ फिलॉसफी, देखो इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक फिलोसोफिकल डॉक्ट्रीन है, ठीक है, जो ये बोलती है कि जो स्टेट की पावर है ना, स्टेट पावर, गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो क्या है, लिमिटेड है, उस पावर को लिमिटेडली यूज़ करेंगे। ये चीज़ है, स्टेट की पावर क्या है, लिमिटेड है। प्लस और क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ जो हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम देखते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, है ना, डेमोक्रेसी, ये वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ का जो एसेंस है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन वैल्यूज़ को फॉलो करना, है ना, बाय हार्ट,
सिर्फ बात नहीं करना, उनको सही में फॉलो करना, वो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये बात समझ में आई आपको यहाँ पर? क्लियर है? चलो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिटरमाइन करता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूरा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर आप किसी को आर्बिट्रेरी डिटेन करते हो, अरेस्ट करते हो, तो ये गोल्डन ट्राइंगल जो है वो वायलेट हो जाता है। गोल्डन ट्राइंगल किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये मेनका गांधी केस में बोल के रखा है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19A पार्ट 1, तो ये जो है इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है गोल्डन ट्राइंगल। और ये गोल्डन ट्राइंगल जो है वो भारत के संविधान की नींव है। लोगों की जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी जो हमको मिली हुई है, लोगों को अधिकार जो हैं वो इसी ट्राइंगल पर बेस्ड हैं। अगर हम इनको साथ में पढ़े जाएं तो ये हमें प्रॉपर लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं तीनों मिलाकर। आर्टिकल 21 आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये फंडामेंटल है, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब अगर ये ना हो तो कुछ काम की नहीं है फंडामेंटल राइट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 में क्या है? इसको बोला गया एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात करी गई है कि सारे लोग जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर दो बात करी गई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो यूके का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड किंगडम का। इसमें बोला जाता है कि वेदर कोई भी पर्सन हो, लंगड़ा, लूला, काला, गोरा, बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, कोई भी पर्सन हो, सरकारी आदमी, बिना सरकारी आदमी, सब एक बराबर हैं लॉ के सामने, एकदम इक्वल हैं। ये सारे सब इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला गया है कि जो लोग ऑलरेडी इक्वल हैं वो ही इक्वल रहेंगे। मतलब समझो इस चीज़ को, मान लो यहाँ पर किसी के पैर नहीं है, है ना, ये एक अपन इसको ऐसा बनाते हैं, ये एक दौड़ने की लाइन है, ये दो लोग हैं, यहाँ तक दौड़ना दोनों को, है ना, रेस लगानी है। इसके अच्छे पैर, हाथ पैर हैं, हट्टा कट्टा है, जिम जाता है, और इसका एक पैर नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है ये पर्सन, और तुम उनको एक ही लाइन से दौड़ना शुरू करवाओ और बोलो कि इसमें जो आया वो जीत जाएगा, तो ऑब्वियसली जो हट्टा कट्टा है, जो फिट है, वो तो जीतेगा ही सही, लेकिन ये जो कमज़ोर है, डिसेबल पर्सन है, ये नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है पहले से, लेकिन तुम उनको इक्वली ट्रीट करके क्या कर रहे हो? इनइक्वालिटी बना रहे हो। जहाँ दो लोग अनइक्वल हैं ऑलरेडी, उनको तुम इक्वालिटी से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। जैसे रिजर्वेशन में ये बात आती है, जैसे अभी हम अगर देखें जो सवर्ण ग्रुप है ना, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो ऑलरेडी एडवांस्ड थे, है ना, सदियों से उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मौका दिया गया। आ जाइए सर, सदियों से उन्हें मौका दिया गया, तो वो ऑलरेडी आगे रहे। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो अदर जो ST SC है ना, ST SC, इन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया इंडिया में, पहले इनको दबा के रखा गया। तो अब अगर हम एकदम से बोलें 1947 में आके हम बोलें कि भाई सब लोग इक्वल हो, तुम लोग ऐसे कैसे इक्वल हो जाएंगे? इन लोगों को तो आपने सदियों से दबा के रखा, इन्हें पढ़ाई से दूर रखा, तो एकदम से इनका दिमाग इतना जल्दी डेवलप तो नहीं हो जाएगा, एकदम से इनका कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाएगा इनके अंदर इतना, तो इनको हमको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनको इक्वल, क्योंकि ये सब इक्वल हैं तो इनको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन ये आपस में दोनों इक्वल नहीं हैं। जनरल कैटेगरी और ST SC कैटेगरी आपस में इक्वल नहीं है ये, तो इसीलिए ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करी गई। ये दोनों बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आता है आर्टिकल 19A, इसमें आता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हैं, कुछ भी अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस ये देखना है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि स्टेट की सोवरेनिटी हार्म ना हो, किसी से हमारे रिलेशन ख़राब ना हो इंडिया के, आप किसी के बुराई, मतलब बुराई तो कर सकते हैं आप, बट आप किसी को फालतू में बदनाम ना करें, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट ये भी हमारा राइट है। अब ये तीनों मिलाकर जो रहता है वो गोल्डन ट्राइंगल बन जाता है। मेनका गांधी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, और इसकी वजह से ही हम बताते हैं कि हमारे पास जो है वो लिबर्टी है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो आर्बिट्रेरी अरेस्ट अगर करेगा कोई तो ये कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगा। लिबर्टी इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये देखो, ये लाइन देखो, लिबर्टी इज़ नॉट प्रिविलेज। ये कोई ऐसा नहीं है, प्रिविलेज नहीं मिला है आपको कि कोई प्रिविलेज क्लास है या फिर आपका ये बस मजे मौज के लिए है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं मेंस का। देखो, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना कोई सेंस नहीं है यूपीएससी में। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं है। आपको दो चीज़ें साथ में करनी होंगी, एक तो नोट्स साथ में बनाने रहेंगे, दूसरा आपको आंसर्स लिखने होंगे।
है ना। तो नोट्स बनाओ और आंसर्स लिखो, तब जाके वो रियल प्रिपरेशन कहलाएगी। द पावर टू अरेस्ट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है, बट इट्स एक्सरसाइज इज कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्ट्रेंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल लिबर्टी। डिस्कस, डिस्कस बोला है, डिस्कस का क्या मतलब होता है, आपको यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव बताने हैं, ये लाइन भी बतानी है, ये लाइन भी बतानी है, ठीक है, डिस्कस करना है आपको। अब मैंने यहाँ पर अप्रोच बता दिया है, स्ट्रक्चर है इस तरीके से। आप सबसे पहले आप डिफाइन कर दो अरेस्ट को, तो ये डेफिनेशन लिख दी, फिर आप बता दो दूसरा वाला पार्ट। तो पहले वाले पार्ट में अरेस्ट इज अ पावर, है ना, तो ये वाले पार्ट में आप तो डेफिनेशन बता दो। दूसरा आप ये बता दो कि डेमोक्रेटिक स्टेट मस्ट हैव द पावर टू अरेस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा अगर कोई गड़बड़ रहेगा तो ये जो पार्ट है पहला वाला पार्ट, ये पहली लाइन को यहाँ पर डिफाइन कर देता है। फिर दूसरी लाइन जो है कि इट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्ट्रेंड, तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है कि आर्टिकल 21 है, 22 है, जो हमें बताता है कि हमें फ्रीडम्स देता है और राइट्स देता है, ये रूल्स हैं, है ना। BNS का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं हम, BNS का कहाँ गया वो, हमने जो पढ़ा था BNSS सेक्शन 58, उसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो जुडिशियल जजमेंट्स हैं उसको लेकर उसको आप लिख दो, दो जुडिशियल जजमेंट्स हैं, ये क्लियर है। ये वाला जो पार्ट है, पुलिस मस्ट कंसीडर दीज थिंग्स, ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में ये लिख देंगे कि अरेस्ट करना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं हमारे पास, तो पुलिस को प्रॉपर चीज़ें देखनी चाहिए, जैसा कि इस केस में बोला और ना, और इस केस में बोला, ये क्लियर हुआ। और लास्ट में ये एक्स्ट्रा है, कुछ ना भी लिखो तो ज़रूरी नहीं है, ये मत लिखना। और ये कंक्लूजन वाली लाइन हो जाएगी कि अरेस्ट करना सरकार की पावर तो है, लेकिन वो उस पावर को कैसे यूज़ करेगी ये कौन दिखाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिखाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन नहीं करना है, बस इतना मेंशन कर दोगे, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आप ये लिख के मुझे इस नंबर पर भेज दो, है ना, आंसर तो मैं चेक कर दूंगा। बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज़ देना है तो फिर हमारे पास ये टेस्ट सीरीज़ है ना, इसको ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।